नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। सिलीगुड़ी में अपराध दमन के लिए और अधिक CCTV कैमरे की जरूरत, ये बातें कही है सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर देवेंद्र प्रकाश सिंह ने। सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर देवेंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि सिलीगुड़ी में पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरे नहीं लगे हुए हैं, जिससे अपराध दमन में पुलिस को समस्याएं आ रही है। गुरुवार को एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी शहर में फिलहाल 200 से 250 CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा शहर में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए और अधिक संख्या में CCTV कैमरे लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने समाज के गण्यमान्य व्यक्ति व सामाजिक संगठनों को आगे आने का आह्वान किया। CP ने कहा कि पूरे शहर में कम से कम 2000 से 2500 से ज्यादा CCTV कैमरे की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में सिलीगुड़ी शहर में आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई इलाकों में बैंक ATM की लूट या फिर लूट की कोशिशें के मामले सामने आए हैं। इस घटना की जांच के दौरान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से काफी मात्रा में नगद रुपए, मोबाइल, ATM तोड़ने के विभिन्न उपकरण जब्त किए गए हैं। इनके साथ और कई लोग जुड़े हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में एक सेना से जुड़ा हुआ है, वह हरियाणा के निवासी है। लंबे समय से वह सेना से निष्कासित चल रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के नाम राहुल कुमार व प्रवीण कुमार है। इससे पहले दोनों गुड़गांव में गिरफ्तार हुए थे। उन्होंने फिर जोर देते हुए कहा कि शहर के विभिन्न इलाकों में यदि पर्याप्त मात्रा में CCTV कैमरे लगाए जाए तो आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण लगाया जा। পুলিশ কমিশনারেট থেকে অনেক বছর ধরে এরা কাজ করছে, অনেক লোক অ্যারেস্ট হয়েছে। और নার্কোটিক্স একটা জিনিস আছে যেখানে লোক অ্যারেস্ট হয়ে ও মানে ছোট লোক অ্যারেস্ট হয়, বড় লোক অ্যারেস্ট হয়, কিন্তু এই চেইনটা কিন্তু এখনো মানে ব্রেক করা যায়নি। STF ইজ অলসো ওয়ার্কিং, আমরাও কিন্তু প্রচুর লোক উপরে সার্ভেলেন্স রাখছি। বললাম তো 24-25 নাইটে এটা দেশবন্ধু পাড়া যে ATMতে যখন ওরা অ্যাটেম্প্ট করছিল সেই সময়তে ওকে পুলিশ ধরে। আপনাকে ডিটেল তাহলে আমাকে দেখে বলতে হবে, মানে STF কাছ থেকে নিয়ে নিলে ভালো হবে। তার জন্য আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ব্রিফ অন দ্যাট অ্যাকাউন্ট বিকজ দ্যাট ওয়াজ অরিজিনালি দ্য STF। না আলাদা। দেখুন একটা জিনিস আছে, কিছু পকেটে মানে ড্রাগস রিলেটেড কিছু ছেলেগুলো আছে। সো আমরা ওদের উপরে ওয়াচ রাখছি, হোপফুলি আমরা এটাকে কার্ভ করতে পারবো। দেখুন শিলিগুড়ি ইজ ভেরি ক্লোজ টু বিহার, রাইট? তারপরে আসামের থেকে খুব করিব। তো এখানে একটা লোক যে ইন্ডিয়ান কেউ লোক এসে থাকছে তাকে আটকাওয়ার খুব ডিফিকাল্ট। তো আমাদের যা পদ্ধতি আছে রেগুলার হোটেল চেকিংগুলো ওরা আমরা করি, বাট একটা লোক এসে এখানে থেকে যেতে পারে। ইটস প্র্যাকটিক্যালি নট পসিবল যে অ্যামাউন্ট অফ হোটেলস লজেস এখানে আছে দ্যাট এভরি ডে এভরি হোটেল এভরি লজ উড বি চেক, ইজ প্র্যাকটিক্যালি নট পসিবল। দেখুন সব ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ থেকে শুরু করে STF CID এভরিবডি হ্যাজ ইজ ন্যাক, সবাই চেষ্টা করে কি ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিসকে আমরা স্টপ করি। আমরাও সেই চেষ্টাতে আমরা যে আমাদের সোর্স মারফতে ইন্টেলিজেন্স এই ব্যাপারে আমরাও একটা সাকসেস পেয়েছি। এটা নয় কি আমরা একটা পেয়েছি, কিছুদিন আগে আপনারা হয়তো প্রেস ব্রিফে দেখেছেন মালদা একটা বড় আর্মস গ্যাংকে ক্র্যাক করেছে। সো এভরি ডিস্ট্রিক্ট টিম, এভরি পুলিশ টিম ইজ ওয়ার্কিং অন দ্যাট অ্যান্ড উই হোপ দ্যাট খুব বড় করে কিছু আমরা হতে দেবো না। আই ডোন্ট থিঙ্ক কি খুব স্কিলফুল আছে, বাট দে আর ভেরি ডেয়ারিং, এটা বলতে পারি। আরে দাদা লোকগুলোকে বলতে হবে, এটা গভর্নমেন্ট টেন্ডার নেই কি বলে দিলামও হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো আপনাকেও যেরকম মানে বড় লোক হলে আপনাকে বলবো আপনিও একটু লাগিয়ে দেন, এরকম করেই তো বাড়বে এটা। नेताजी की मूर्ति के समक्ष तृणमूल छात्र परिषद के सदस्यों ने मांगी माफी। बंगाल के लोग नेताजी के अपमान नहीं भूल पाएंगे, ये बातें कही है निर्णय रॉय ने। नेताजी जयंती पर कोलकाता के विक्टोरिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम के नारे लगाने को नेताजी का अपमान बताते हुए सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के छात्र एवं युवा संगठन राज्य भर में इसके खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए है। संगठन की ओर से इसके खिलाफ जगह जगह रैलियां निकाली जा रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को सिलीगुड़ी में TMC छात्र परिषद की ओर से शहर के सुभाष पल्ले स्थित नेताजी की मूर्ति के सामने संगठन के सदस्यों ने नेताजी के पैरों पर फूल चढ़ाकर उनसे क्षमा याचना मांगी।
इन लोगों ने बताया कि 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी व राज्यपाल जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में विक्टोरिया पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भाषण देने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया, उसी दौरान सभा में उपस्थित कुछ लोग जय श्री राम नारेबाजी की। टीएमसी छात्र परिषद की ओर से निर्णय रॉय ने बताया कि उस दिन कार्यक्रम में नेताजी के साथ साथ भगवान श्री राम का भी अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि लोग राम को देवता व नेताजी को अपना आदर्श मानते हैं। इस कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा लगाकर इन लोगों ने नेताजी और राम दोनों का अपमान किया। बंगाल के लोग नेताजी को अपना आदर्श मानते हैं और वे नेताजी के इस अपमान को कभी भूल नहीं पाएंगे। গত 23শে জানুয়ারি নেতাজির 125তম জন্মদিনে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেখানে নেতাজির জন্মদিনে যে নেতাজি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আবেগ, যে নেতাজিকে আমরা জীবনের আদর্শ মেনে চলি, সেই নেতাজির জন্মদিনে কোনো কিছু বহিরাগত লোক যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নেতাজি সম্বন্ধে দু চার কথা বলতে উঠছিলেন, তখন যেভাবে তাকে লক্ষ্য করে নেতাজির জন্মদিনের মতো পুণ্য দিবসে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে উঠলেন, সেখানে যেমন ওনারা শ্রীরামের অপমান করলেন তেমন নেতাজিরও অপমান করলেন এবং সেই জন্যই আজকে আমরা নেতাজি পাদদেশে চরণ মাথা ঠেকিয়ে আমরা হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চেয়েছি। হে নেতাজি, তুমি আমাদের ক্ষমা করো, তুমি আমাদের জীবনের আদর্শ, তোমাকে আদর্শ মেনেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, ভারতবর্ষের মানুষ আমরা বড় হয়েছি বা আগামীতেও হব। যারা তোমার জন্মদিনে এই কাজ করেছে তুমি তাদেরও ক্ষমা করো এবং আমরাও সেই তাদের তরফ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কোনো ক্ষমা ভুল হলে আমাদের ক্ষমা করো। এই कोरोना महामारी के दौरान चाय श्रमिकों के लिए उठाया गया धन जनता का पैसा है, इसलिए हम इस पैसे का उपयोग सभी की सलाह के अनुसार साझेदारी से करेंगे। ये बातें कही है गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के चेयरमैन अनित थापा ने जीटीए के चेयरमैन के द्वारा। जीटीए अध्यक्ष राहत कोष चाय बागानों के अनिश्चितकालीन तालाबंदी की प्रत्याशा में स्थापित किया गया था, लेकिन जल्द ही सरकार ने चाय बागान को तालाबंदी से छूट दे दी थी। हालांकि अनुदान राहत कोष में आया था। आज इस राहत कोष में 2,12,58,957 और 67 पैसे जमा किए गए हैं। जीटीए द्वारा घोषित रूप में जीटीए फंड में इस राशि का समान राशि जोड़ी जाएगी। अब इस फंड की राशि रुपए 4.25 करोड़ रुपए होगी। फंड में पैसा जनता का पैसा है, इनका इस्तेमाल परामर्श में किया जाएगा। यह राशि ऑडिट होगी क्योंकि यह जनता का पैसा है। आज दार्जिलिंग के लाल कोठी में आयोजित बैठक में जीटीए के चेयरमैन अनित थापा ने उक्त बातें कही। आज की बैठक का मुख्य प्रश्न यह था कि क्या चाय श्रमिकों के लिए उठाया गया धन केवल चाय श्रमिकों के लिए या जीटीए क्षेत्र के संपूर्ण लोगों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। आज की बैठक में निम्नलिखित निर्णय किए गए। जीटीए क्षेत्र में 87 चाय बागान है, इसीलिए इस कोष की उपयोगिता पर निर्णय लेने के लिए जीटीए सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। इस पैसे का इस्तेमाल चाय श्रमिकों के लाभ के लिए किया जाएगा। आज की इस बैठक में विशेषकर जीटीए के प्रमुख सचिव बिशप स्टीफन लेप्चा, कैथोलिक चर्च, वित्तीय जीटीए के मुख्य नियंत्रक, राजनीतिक पार्टियों में जेएनएलएफ, टीएमसी, एबीजीएल, ट्रेड यूनियन के सदस्य, स्कूल और कॉलेज के प्रमुख, एनजीओ और संगठन एवं विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति रही थी। अब यो हाम्रो कोभिडको बेलामा हामीले जुन सबै मिलेर कोभिडको लडाइँमा हामीले सक्षम भएको थियौँ, सबै समाजवादवासी सबै लागेर हामी कोभिडको लडाइँमा काम गर्नु सबै मिलेर सक्षम भएको थियो। त्यस्तै त्यति बेला मैले कमानवासीको लागि, किनभने त्यति बेला कसलाई थाहा छैन यो सिचुएसन कहाँ पुग्छ र कस्तो हुन्छ भनेर, सबै अब लकडाउन भएको स्थिति थियो। सरकारी कर्मचारीले त पैसा पाइरहेको थियो र कमानवासीलाई पाउँछ पाउँदैन भन्ने स्थिति, कहिले खोलिन्छ कसलाई थाहा थिएन, भोलिको स्थिति के थियो कसलाई पनि थाहा थिएन। अब आकाशमा त आयो कोभिड, त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा चेयरम्यान रिलिफ फन्ड गरेर चाहिँ त्यो पैसा उठ्यो भने चाहिँ हामीले कमानवासीलाई के दिनु सक्छौँ, राहत हुन्छ भनेर सोचेर हामीले त्यो गरेको थियौँ। अनि उठ्यो पनि पैसा 2 करोड कति अब तपाईँ सुन्नुभयो, त्यसमा हामीले जिटिएल त्यति नै अमाउन्ट हामी थपिदिन्छौँ भनेर भनिसकेको थियौँ। त्यसमा हामी थप्छौँ अहिले पनि हामी भनेको छौँ। तर त्यो पैसा कसरी चलाउने अब, किनभने त्यति बेला कोभिडको टाइममा टी गार्डन खोलियो, त्यो टी गार्डन स्मुथै भयो, टी वर्कर्सहरूको र पनि 10 दिनको वेजेस पाएन र त्यसलाई कसरी यो टी वर्कर्सलाई त्यो पैसा खर्च गरिन्छ, तर कसरी खर्च गरिन्छ, केमा खर्च गरिन्छ, किनभने पब्लिकको मनी हो, मैले एक्लै डिसिजन लिएर खर्च गर्नु हुँदैन। सबै स्टेक होल्डर्सहरूलाई बोलाएर, सबै अल पार्टी लिडर्सहरूलाई बोलाएर हामीले डिस्कसन उसमा राख्यौँ। सबैले आफ्नो प्रपोजल राख्यो, सबैको प्रपोजल राम्रो थियो। कसैले मेडिकल एड भन्यो, कसैले तल
टी वर्कर्सको लागि एउटा बिमारीहरूलाई हेर्न राख्ने भवन भन्यो, कसैले एम्बुलेन्स भन्नुभयो, कसैले यसलाई रिलिफको पैसा रिलिफकै प्रकार चलाउनुपर्छ भन्नुभयो, कसैले अब टी वर्कर्स अकाउन्टमा हालिदिनुपर्छ भन्नुभयो र सबै धेरै सजेसनहरू आयो। र एकै दिन मेरो सजेसन सर्ट आउट हुन्छ जस्तो लागेन हामीलाई। त्यही कारण हामीले सबै अर्गनाइजेसनबाट एकजना मेम्बर्स मागेर हामीले एउटा कमिटी फर्म गऱ्यौँ, जो कमिटीलाई चाहिँ हाम्रो जिटिए सेक्रेटरीले हेड गर्छ र यो कमिटीले फेरि नेक्स्ट मिटिङ गर्छ। कमिटी डिस्कसन गर्यो, त्यो कमिटीले हामीलाई एउटा यो गर्नुपर्छ भनेर एउटा प्रपोजल आएपछि हामीले जिटिएले त्यो पैसालाई हामीले चलाउँछौँ। डॉक्टर शशांत रॉय ने लगाया कोरोना वैक्सीन, कहा डरने की बात नहीं। राज्य भर में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन के बीच बृहस्पतिवार यानी आज जलपाईगुड़ी जिले में उत्तर बंगाल के कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ओएसडी डॉक्टर शशांत कुमार रॉय ने कोरोना वायरस का टीका लगाया। आज सुबह जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल में उन्होंने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लिया। कोरोना का टीका लगाने के बाद डॉक्टर रॉय ने बताया कि देश भर में पहले चरण में कोरोना वैक्सीन देने का काम चल रहा है। इसके तहत पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन लगाने में किसी तरह का डर या भय की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पहला टीका लेने के 28 दिनों बाद दूसरा टीका लेना होगा। डॉक्टर रॉय ने कहा कि फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के टीकाकरण समाप्त होने के बाद आम लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। আসলে কয়েকদিন ধরে আসবাস করছিলাম, সময়ের অভাবে আপনারা জানেন চোখের আলোটাও আমাকে দেখতে হচ্ছে, সারাদিন ধরে খুব ব্যস্ততা থাকে, তো ওই জন্য প্রথমে এসে ভ্যাকসিনটা নিলাম। এটা সকলেরই নেওয়া উচিত আমি মনে করি। আর সাইড এফেক্ট তো সেরকমভাবে কিছু নেই, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তবে নিলে পরে কিছুটা সুরক্ষিত। আজকে নেওয়ার পরে 28 দিন পরে আবার আরেকটা সেকেন্ড ডোজটা নিতে হবে, তাহলে আশা করছি আমরা সবাই সুরক্ষিত। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट के बीच 193 सीटों पर हुआ फैसला, 92 पर लड़ेगी कांग्रेस। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस और वाम दलों के बीच दूसरे दौर की बातचीत आज संपन्न हुई। अब तक 193 सीटों पर बात हो चुकी है। कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसकी जानकारी दी। कांग्रेस और वाम दलों के बीच अभी तक समझौते के अनुसार कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लेफ्ट पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 101 सीटों पर पार्टियों के बीच अगले दौर की बातचीत में बंटवारा किया जाएगा। पार्टियों ने सोमवार को फैसला किया था कि वे साल 2016 के चुनाव में क्रमशः जीती गई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साल 2016 में वाम कांग्रेस गठबंधन ने 77 सीटें जीती थी, जिसमें से 44 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई फाई वाली बात। Work like you're at office.
while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 2 से 3 फरवरी को बिजली विभाग के अस्थायी कर्मचारियों का हड़ताल, वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर पश्चिम बंग राज्य विद्युत कर्मी यूनियन ने 2 व 3 फरवरी को हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियन की ओर से बृहस्पतिवार को सिलीगुड़ी में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। यूनियन के नेताओं ने बताया कि न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए, कर व PF देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर 2 व 3 फरवरी को पूरे राज्य में बिजली विभाग के अस्थायी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर पिछले वर्ष 14 दिसंबर को राज्य के विद्युत मंत्री को एक पत्र भेजा गया था, लेकिन अब तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर वे 2 और 3 फरवरी को पूरे राज्य में हड़ताल का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान लोगों को बिजली गुल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए पहले से ही वे लोगों को अवगत करा देना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी उनके इस आंदोलन में समर्थन करने का आह्वान किया। 2008-2009 সেই সময় থেকে আমরা আন্দোলন করে যাচ্ছি আমাদের অধিকারের জন্য। আমরা এই আন্দোলন এইভাবে বিক্ষিপ্তভাবে চালাচ্ছিলাম, কিন্তু আমরা গত 2020 সনের 14 ডিসেম্বর আমরা একটা আন্দোলন যৌথভাবে করি। সেটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ চুক্তিভিত্তিক এবং ঠিকাকর্মী ঐক্য মঞ্চের ব্যানারে আমরা 14 তারিখে বিদ্যুৎ ভবনের সামনে একটা বিশাল জমায়েত করে 15,000 কর্মী নিয়ে, অস্থায়ী কর্মীদের নিয়ে একটা আমরা জমায়েত করি এবং একটা ডেপুটেশন দিই আমাদের অধিকার এবং দাবি দাবা। আমি আমার দাবি দাবাগুলো বলছি, আমাদের অস্থায়ী কর্মীদের দাবি দাবাগুলো বলছি। সেগুলো হলো ন্যূনতম 21,000 টাকা মাইনে, যেটা আমাদের শ্রম চুক্তি আইন অনুসারে এবং আমাদের সুপ্রিম কোর্টের মান্যতা অনুসারে আমাদের দিতে হবে। আমাদের সমকালে সমবেতন বেতন যেটা আছে সেটা আমাদের স্বীকৃতি দিতে হবে। আমাদের বিদ্যুৎ কর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে, কারণ আমরা WPACDCL এর আন্ডারে কাজ করছি এবং বিভিন্ন এজেন্সি এবং কন্ট্রাক্টরদের দ্বারা নিযুক্ত, কিন্তু আমাদের লেবার ওয়েজেস অনুসারে আমাদের রোড কনস্ট্রাকশন লেবার হিসাবে ট্রিট করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা কাজ করছি আমরা WPACDCL এর আন্ডারে স্কিল, আনস্কিল, হাই স্কিল এবং সেমি স্কিল লেবার হিসাবে। আমাদের বক্তব্য হলো আমরা 14 তারিখ, যেটা আমরা ডিসেম্বর মাসে 2020-তে আমরা বিদ্যুৎ ভবনের সামনে রেখেছিলাম দাবি দাবাগুলো, সেই দাবি দাবাগুলো যখন আমরা একটা ডেপুটেশন আকারে দিয়েছিলাম, সেই সময় বিদ্যুৎ মন্ত্রী উনি আমাদের ডেপুটেশনের পর বিকেল 5টার সময় উনি বার্তা দিয়েছিলেন যে আমাদের নিয়ে বসবে, উনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছুক। কিন্তু গত 1 মাস পেরিয়ে গেল, 14 তারিখ যেটা আমাদের এই জানুয়ারি মাসে আমরা পুনরায় একটা ডেপুটেশন আমরা পুনরায় সাবমিট করলাম যে আপনি আমাদের সঙ্গে বসবেন বলেছিলেন, কিন্তু আপনি এখনো কোনো আলোচনায় আসেননি। এই নিরিখে আমরা যখন ডেপুটেশন আবার পুনরায় দিলাম, সেক্ষেত্রে তারপরেও আমরা কোনো রেসপন্স পাইনি এবং তারপর আমরা 18 তারিখ আরেকটা লেটার করেছিলাম বিদ্যুৎ ভবনে যে আগামীতে যদি আমাদের দাবি দাবাগুলো নিয়ে আলোচনা না করা হয় তাহলে আমরা আমাদের আন্দোলনটিকে আরও বড় করে তুলব এবং আমাদের আন্দোলন থেকে আমরা কিন্তু স্ট্রাইকের পথে নিয়ে চলে যাব। সেটা একটা ডেট দেওয়া হয়েছিল, ইন্টিমেশন ডেট, সেটা 2 তারিখ এবং 3 তারিখ ফেব্রুয়ারি মাসে 2021। এখন এই সব কিছু চলছিল, তারপর আমরা আমাদের সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা খুঁজে পাইনি তাদের কাছ থেকে। তারপর আমরা 22 जनवरी हेमताबाद में एक युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, गोली लगने से हुई मौत। उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद चन्नगर ग्राम पंचायत के नोवा घाट इलाके में रास्ते के नजदीक एक युवक का शव बुधवार रात को बरामद किया गया। युवक को किसी ने गोली मारी थी। सूचना मिलते ही हेमताबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए उसे रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया है। 25 वर्षीय युवक
की शिनाख्त लोचन सरकार के रूप में की गई। वह 3 नंबर नेवदा ग्राम पंचायत के भनाइल ग्राम पंचायत का रहने वाला है। वह दिल्ली में एक प्लाईवुड कंपनी में काम करता था और घर आया हुआ था। बुधवार को ही वह एक पड़ोसी के साथ मोटरसाइकिल से घर से निकला था, लेकिन उसके बाद वह घर नहीं लौटा। बाद में उसका शव बरामद किया गया। परिवार वालों की मांग है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये মোটামুটি শুনেন, এই ছেলেটা তো খুব ইন্টেলিজেন্ট ছিল, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর কলেজেও পড়তো। তো বাড়ির আর্থিক কারণে অতদূর পড়াশোনা মানে কমপ্লিট করতে পারে নাই। বিএ সেকেন্ড ইয়ার অবধি পড়ছিল। তো পেটের রুজির জন্য লকডাউনের আগে ও একদিন বাবাকে বলে আর কাকুকে বলে যে কাকু আমি বাইরে যাচ্ছি। আমি বললাম কাজ পাবি এই লকডাউনের মধ্যে? বলছে দেখি চেষ্টা করা যায়। তো সেই চেষ্টা করেও মোটামুটি মাস চারেক দিল্লির এক প্লাই ফ্যাক্টরিতে মুন্সিগিরির কাজ পায়। সে মুন্সিগিরির কাজ পাওয়ার পর 4 মাসে বেতন টেতন ভালোই বাড়িতে দিয়েছিল। দাদারেও দেখাশোনা করেছিল। দাদা কিন্তু অসুস্থ, যে খুন হয়ে গেছে তার বাবা অসুস্থ বর্তমান। পয়সার অভাবে তো ট্রিটমেন্ট করতে পারেনি। ও তো বাড়িতে আসছে, বলছে বাবা এবার তো কিছু পয়সা করে নিয়ে আসছি, তো তাহলে ট্রিটমেন্ট করা হোক। কালকে কি ঘটনাটা ঘটলো? কালকে আমার বৌদিমণিকে বলল যে মা আমি একটু বিন্দলের লক্ষণীয়ার ওই সাইডে যাব, তো তাড়াতাড়ি রান্না বান্না করে দাও। তো বাপ আর ছেলে মিলে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া সেরে ও কিন্তু তখন এক পাশের আমাদের শিক্ষকের গাড়ি নিয়ে ওই গাড়ি ধরে রওনা দেয়। তো যে যার মতো, আমরা তো মাঠে কাজ করি লোক, 10টা ও বেরিয়েছে, আমরাও কাজে বের হলাম। কাজে বের হওয়ার পর ওর মা বাবাও ফিরে আসছে, আমরা ফিরে আসছি আর কি। তখন ও আনুমানিক 7টার নাগাদ লাস্ট ফোন দাদা আর ভাস্তার কথোপকথন হয়ে যায় ফোনে। বলছে কি ব্যাপার রে, এখনও আসছিস না তুই? তখন কি বলে? তখন বলছে বাবা আমি যাচ্ছি আর কি। যাচ্ছি করে যে ফোন কেটে দে, তখন আর কোনো সারা শব্দ নেই। ইতিমধ্যেই আমরা 8টা সাড়ে 8টা খাওয়া দাওয়া করার পর গল্প গুজব করছি যে ছেলেটা এখনও ফিরল না। তখন কিছু মোবাইলে ভাইরাল হয়ে যায়। कोचबिहार जिले के तूफानगंज महकुमा हरिपुर के निवासी डॉक्टर नारायण वर्मा को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री पुरस्कारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। उसमें पद्मश्री सम्मान के लिए डॉक्टर धर्मनारायण वर्मा का नाम भी है। यह खबर फैलते ही पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और डॉक्टर वर्मा को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ। অশিক্ষিত মানুষের ভাষা এটা, হ্যাঁ এইরকম ছিল আর কি, তাচ্ছিল্য করতে হবে। কিন্তু এখন সেই তাচ্ছিল্যটা অনেকটা কমে গেছে। হ্যাঁ এখন একটু পাংক্তি হয়ে গেছে বলে মনে করি। যে নিজের মাতৃভাষা, নিজের ইতিহাস, নিজের সংস্কৃতি যেন তারা রক্ষা করতে পারে, হ্যাঁ এইটাই বার্তা আর কি। এই না হলে পরিচয় হারিয়ে যায়। আমি পুরো 16খানা বই লিখেছি, 16খানা বই লিখেছি। উদ্দেশ্য সত্য উদ্ঘাটন, যে সত্য সেটাকে উদ্ঘাটন করার জন্য। বাকি সিনগুলো হয়েছে আমরা রাত্রিবেলা টিভিতে দেখা করছি এবং মেসেজ এসছে। এটা এত বড় আনন্দ, বিশাল আনন্দ। হ্যাঁ এটা প্রতিক্রিয়া বলতে ভাষা মানে কত আনন্দ সেটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আমরা সবাই, আমার ভাই বোন সবাই মিলে আমরা খুব আনন্দিত। কালকে রাত্রি থেকে আমাদের মানে এই আনন্দে আছি আমরা। বাবাকে রাত্রিবেলা বলেছি, যখন টিভিতে যখন শুনলাম, তারপর সেঙ্গুন হওয়ার পরে আমরা বাবা অসুস্থ পছন্দ তো হঠাৎ করে মানে। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की डेट शीट 2 फरवरी को होगी जारी। ये जानकारी दी है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट की घोषणा 2 फरवरी को होगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपलों के साथ हुए लाइव बातचीत के दौरान दी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का शेड्यूल 2 फरवरी को जारी होगा। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करेगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि सीबीएसई छात्रों के 45 साल के रिकॉर्ड को डिजिटल करेगा। दरअसल शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मद्देनजर शिक्षण वर्ष 2021-22 के लिए सीबीएसई पाठ्यक्रम में बदलाव पर चर्चा के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूल प्रिंसिपलों और सचिवों के साथ वेबिनार में भाग ले रहे थे। शिक्षा मंत्री निशंक ने सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों की घोषणा पिछले साल 31 दिसंबर को ही कर चुके हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 3 मई से शुरू होगी और 10 जून तक चलेंगी। सीबीएसई बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होनी है। सड़क सुरक्षा महीने के तहत वाहन चालकों को लेकर संगोष्ठी आयोजित। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज थाने की पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त तत्वाधान में जनवरी महीने को सड़क सुरक्षा महीने के रूप में पालित किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से संचालित सेफ ड्राइव सेव लाइफ योजना के तहत पुलिस प्रशासन पूरे जनवरी महीने को सड़क सुरक्षा महीने के रूप में पालित करता रहा है। इस क्रम में बृहस्पतिवार यानी आज कालियागंज थाने में टोटो चालक व मोटर संचालित चालकों को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में ट्रैफिक नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर कालियागंज थाने के आईसी दिबंजन दास, ट्रैफिक ओसी दीनासांग शेरपा समेत अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर वाहन चालकों को सेफ ड्राइव सेव लाइफ का स्टिकर प्रदान किया गया। संगोष्ठी के बाद ट्रैफिक ओसी ने बताया कि वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। ট্রাফিক পুলিশের আমরা একটা সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের প্রোগ্রাম করলাম। সেটা হচ্ছে এই মাস হচ্ছে আপনাদের রোড সেফটি মান্থ চলছে। তো এর উপরে আমরা একটা টোটো ড্রাইভার আর ট্রাক্টর ড্রাইভারকে নিয়ে একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করলাম। তারপরে আমরা টোটোতে গাড়িগুলোতে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের স্টিকারগুলো লাগাইলাম। মানুষদেরকে এটাই জন্য আপনারা ঠিকঠাক মতো কাগজপত্র নিয়ে আপনারা তাড়াহুড়া না করে ভালো করে গাড়ি চালান। আর টোটো থেকে বেশিরভাগ ওনারা সিগন্যাল এরা জানে না, তাই জন্য ওদেরকে কয়েকটা সিগন্যালের নিয়মগুলা কিভাবে গাড়ি চালাতে হয়, কিভাবে টার্নিং নিতে হয়, কিভাবে রুট क्रॉस করতে হয়, এগুলো আমরা শেখাই। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।